हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रीवियस ईयर के मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये जुलाई 2013 वाला है। इसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व करवाऊँगी। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इसके अलावा मैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा रही हूं। आप लोग वो वीडियो भी अवश्य देख लीजिएगा। ईवीएस के काफ़ी प्रश्न पिछले वर्षों के पेपरों से ही पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल की ओर संकेत करता है। पहला विकल्प है निम्न स्तरीय मांग, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। दूसरा है निम्न स्तरीय मांग, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। तीसरा है उच्च स्तरीय मांग, क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। और चौथा है उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के बिना क्रिया पर आधारित है। तो प्रश्न में कहा गया है कि 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखना है। तो यह जो प्रश्न है यह निम्न स्तरीय मांग, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। पहला विकल्प इसमें सही है। अब निम्न स्तरीय मांग कार्य क्या है? पहले से सीखे गए तथ्यों, नियमों, सूत्रों, परिभाषाओं को पुनः प्रस्तुत करना या उन्हें स्मृति में रखना, यानी याद रखना। तो ये कहलाता है निम्न स्तरीय मांग कार्य। उच्च स्तरीय मांग कार्य क्या होता है? इसमें क्या होता है, अवधारणाओं की गहरी समझ के लिए प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है और आमतौर पर यह अलग अलग तरीकों से दर्शाया जाता है। तो ये होता है उच्च स्तरीय मांग। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रायः शिक्षार्थी दशमलव की संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। दूसरा है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। दूसरा है शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। और चौथा है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। शिक्षार्थी इस तरीके की गलती करते हैं, यानी कि दशमलव संख्याओं में तुलना नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। क्योंकि उनके पास दशमलव के दाएं से शून्य को हल करने के बारे में स्पष्ट धारणा नहीं है, इसीलिए वे तुलना करने में त्रुटि करते हैं। अगला प्रश्न है लिखा है एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। दूसरा है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। और चौथा है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो शिक्षक क्या कर रहा है? दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा दे रहा है शिक्षार्थियों को। तो यह जो गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगी। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है वैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। ये पांचों स्तर आप लोगों को याद रखने हैं। वैन हीले के जो 5 स्तर हैं।
आगे लिखा है कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए। वह भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर पर है। कौन? तो बच्चा जो है भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है, तो यह वैन हीले के ज्यामितीय विचार के विश्लेषण स्तर पर यानी दूसरे स्तर पर है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अब जो पांचों स्तर हैं इनके बारे में भी तो जानना आवश्यक है। पहला है चाक्षुषीकरण, इसे ही कहते हैं परिकल्पना स्तर। तो आकृति के आधार पर आकार का वर्णन करना पहले स्तर में आता है। दूसरा है विश्लेषण, तो इसमें क्या होता है, छात्र ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताओं का विश्लेषण, वर्गीकरण और नामकरण करना शुरू कर देते हैं। अनौपचारिक निगमन क्या है? इसमें क्या होता है, विशेषताओं और आकृतियों के बीच संबंध को सार्थक कीजिए और सार्थक परिभाषाएं बनाइए। इस प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं। बच्चे ये सब करने में निपुण हो जाते हैं अनौपचारिक निगमन में। औपचारिक निगमन क्या है? इस स्तर पर छात्र कटौती ज्यामितीय प्रमाण प्रदान कर सकते हैं और आवश्यक और पर्याप्त स्थितियों के बीच अंतर कर सकते हैं। आखिरी है दृढ़ता, तो इसमें क्या है, यह अंतिम चरण है। यहाँ ज्यामिति को गणितज्ञ के रूप में समझा जाता है। तो ये 5 स्तर हैं, इन पांचों को आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके जीवन को प्रभावित कर रही हैं वे हैं। पहला विकल्प है कमजोर शाब्दिक चाक्षुष श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। दूसरा है कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। दूसरा है कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता, जैसे अभिव्यक्ति शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। और चौथा है कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। तो प्रश्न में कहा गया है कि बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं, संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित है। पहला विकल्प है परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने में। दूसरा है नियमित गृह कार्य जमा कराने। तीसरा है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारता। और चौथा है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। तो NCF 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि यह गतिविधियों को शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारता पर केंद्रित है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख हैं। 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपर्युक्त तरीके को फिल करना है कि संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला विकल्प है क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति। दूसरा है गुणन संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। तीसरा है 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणक अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। और चौथा है 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। तो प्रश्न में कहा गया है कि 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपर्युक्त तरीके को 2 संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन अस्मिता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान करने की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चौथा विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? तो मुक्त अंत वाला प्रश्न क्या होता है? जिसके एक से अधिक उत्तर हों। तो चलिए विकल्प देख लेते हैं। लिखा है 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए, यानी इन संख्याओं को आरोही क्रम में एक ही प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। कौन सा बड़ा है? इसमें से बड़ा बताना है, तो इसको लिखने का एक ही तरीका है। ये भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखिए। और चौथा विकल्प है 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है? तो 2/7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो, इसके एक से अधिक उत्तर हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। पहला विकल्प है जियो बोर्ड, दूसरा है 3D सॉलिड्स के नेट्स, तीसरा है क्यूब्स और चौथा है श्याम पट्ट का तल। तो कक्षा 2 के शिक्षार्थियों की बात हो रही है। सरल आकृतियों और उसके लंबों और किनारों से परिचय कराना है, तो सबसे अच्छा उपकरण होगा जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड जो है एक निश्चित आकार का आयताकार प्लाई बोर्ड है, जिसमें उचित पंक्तियों में इसकी सतह पर लोहे के कील स्थिर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यह सवाल के लिए पूछा गया। पहला विकल्प है गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, दूसरा है HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच, तीसरा है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने, और चौथा है HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने। तो यह जो सवाल है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए पूछा गया है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? समस्या है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपर्युक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? पहला विकल्प है ज्ञान, दूसरा है बोधन, तीसरा है विश्लेषण और चौथा है संश्लेषण। तो ब्लूम का जो वर्गीकरण है संज्ञानात्मक कौशल स्तरों के बीच अंतर करता है और सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित यानी आकर्षित करता है। ब्लूम के वर्गीकरण के 6 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। समस्या इसमें दी गई है कि दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है, ये सवाल है। तो यह संज्ञानात्मक क्षेत्र की विश्लेषण दक्षता की ओर संकेत करता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 होता है, 180 अंश होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद चरण पर है। पहला विकल्प है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी गतिक अवस्था और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले तो पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। उनके योगदान में संज्ञानात्मक बाल विकास बच्चों में अनुभूति के विस्तृत अवलोकन, अध्ययन और विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रकट करने के लिए सरल लेकिन प्रतिभा संबंध परीक्षणों की एक श्रृंखला शामिल है। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहली है संवेदी गामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अपनी इंद्रियों को विकसित करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सुनना, देखना, हाथ और आँख का समन्वय सीखना। दूसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, अवधारणात्मक त्रुटियां करते हैं, कुछ वर्गों में वस्तुओं को समान वस्तुओं के साथ वर्गीकृत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे इस अवस्था में मूर्त तर्क को नहीं समझ पाते। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी उम्र है 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चे क्या करते हैं, मूलभूत तर्क को वस्तुओं के साथ क्रमबद्ध करने और वर्गीकृत करने की क्षमता विकसित करना शुरू कर देते हैं। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से अधिक इसकी उम्र है। तो इस अवस्था में बच्चे व्यवस्थित रूप से सोचने लगते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है। इस अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है, तो वह जो है किस अवस्था में है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को श्रेणियों में वर्गीकृत तो कर लेता है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसीलिए वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। जब ये वह समझने लगेगा तब वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश कर जाएगा। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की फिल करना है क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। पहला विकल्प है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। दूसरा है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। तीसरा है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। और चौथा है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधन का विकास करने। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। पहला विकल्प है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास। दूसरा है स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। तीसरा है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए। और चौथा है उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं पूछी गई हैं। तो उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं, आ सही है। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, बा सही है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल हैं, गलत है। उन्हें मोटी और भारी होना चाहिए, ये गलत है। आ और बा सही है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है। पहला विकल्प है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। दूसरा है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। तीसरा है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। और चौथा है गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा।
तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 बल देती है कि गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। पहला विकल्प इसमें सही है। तो ये मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन थे जुलाई 2013 वाले पेपर के। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।